अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी दौरे पे हैं और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को तोसी देने, कराकोरम हाईवे को अपग्रेड करने और सबसे बढ़कर रेलवे ML1 मनसूबे के लिए मज़ीद दीगर ज़राए से फ़ंड्स अरेंज करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। याद रहे, इससे पहले ML1 मनसूबे के लिए सिर्फ पाकिस्तान और चाइना फंडिंग कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। अब दीगर ज़राए से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे लिए जा सकेंगे। इससे उम्मीद ही है कि 6.6 अरब डॉलर्स का ये मनसूबा जो गुज़िश्ता तकरीबन 25 साल से रुका हुआ है उसे शुरू करने में मदद मिलेगी। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले कॉल सेंटर्स ने 328 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं और ये एक साल पहले की निस्बत 24% का इजाफा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं, जहां पर उन्होंने ग्वादर बंदरगाह को अपग्रेड करने, कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन के साथ साथ रेलवे ML1 मनसूबे से मुतालिक गुफ्तगू की है और पाकिस्तान चाइना ने इत्तफाक किया है कि अब इस अहम मनसूबे के लिए दीगर ज़राए से भी फंडिंग अरेंज की जाएगी। याद रहे, ये मनसूबा जब शुरू किया गया था 2015 के अंदर, तो इसकी लागत 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थी। फिर ये लागत बढ़कर तकरीबन 10 अरब डॉलर्स हो गई। चाइना इसके लिए फंड्स जारी नहीं कर रहा था। हम लोगों ने इस मनसूबे को थोड़ा छोटा किया और इसकी दोबारा लागत 6 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की गई है, लेकिन इस पर भी चाइना फिलहाल फंडिंग पे राजी नहीं है। तो अब इत्तेफाक ये किया गया है, कुछ पैसे चाइना डाले, कुछ पाकिस्तान डाले और कुछ दीगर ज़राए से अरेंज किए जाए। पहले 85% फंडिंग चाइना ने करनी थी, लोन्स के ज़रिए, सस्ते लोन्स, आसान अकसात के ऊपर, और 15% फंडिंग जो है वो पाकिस्तान ने करनी थी। लेकिन पाकिस्तान के पास चाइना के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की है। उनकी टीम कराची से रोड़ी तक का 480 किलोमीटर का जो पैच है उसका टेक्निकल विजिट भी कर चुकी है। तो चाइना के इस फॉर्मल अप्रूवल के बाद उम्मीद है कि ये जो 1687 किलोमीटर का पाकिस्तान का सबसे बिजी रेलवे ट्रैक है, जिस पर हमारे 75% मुसाफिर और 75% सामान आता जाता है, उसे शुरू करने में मदद मिलेगी। और ये भी 2 फेजेस में होगा। पहले फेज़ में कराची से मुल्तान तक का पोर्शन अपग्रेड किया जाएगा, 3.2 अरब डॉलर्स इस पर लागत आएगी। दूसरे फेज़ में मुल्तान से पेशावर तक का जो पोर्शन है वो अपग्रेड किया जाना है, इससे 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। जब ये दोनों पोर्शंस अपग्रेड हो जाएंगे तो उम्मीद है कि इस ट्रैक के ऊपर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी ट्रेन चल सकेंगी और जो फासला इस वक्त लाहौर से कराची का 18 से 24 घंटे है वो 10 घंटे में कवर हो सकेगा। फ़िलहाल अगर हमें ये भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि हमारे जो माशी हालात हैं उन हालात में हम इससे महंगी ट्रेन अफोर्ड ही नहीं करते। इसी तरह ही है कि एक गरीब घराना है, उसे सवारी के लिए कुछ चाहिए तो वो बजाय साइकिल के अगर 70 सीसी मोटरसाइकिल ले लेता है तो उसके बहुत सारे काम तेज़ी से हो जाएंगे। अगर वो बज़िद रहे कि मैंने गाड़ी लेनी है तो उस गाड़ी की किस्तें कहाँ से डाउन है, उसका पेट्रोल कहाँ से डाउन है, उसका मोबाइल चेंज करवाना पड़ गया तो अब क्या किया करेंगे। तो हमारे इस मुल्क की गाड़ी को फ़िलहाल इतने ही प्रोडक्ट की ज़रूरत है और हम मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि लाहौर से कराची तक जो बुलेट ट्रेन का ख्वाब नून लीग दिखाती थी, उसे ही ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है वो गलत करार दिया था। क्यों? उस ट्रेन की लागत 68 अरब डॉलर्स बनती है और उसका जो किराया है वो पाकिस्तान की 90% आबादी देने के काबिल ही नहीं है और जो 10% आबादी है वो ऑलरेडी बाई एयर ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारे सारे हुक्मरान ऐसे दावे कर लेते होते हैं, खा वो इमरान खान का 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का वादा क्यों ना हो। ये वादे इलेक्शन जीतने के लिए, आवाम को साथ जोड़ने के लिए होते हैं। असल हक़ाइक़ इससे कहीं दूर होते हैं। रेलवे ML1 मनसूबे को अपग्रेड करने की फिजिबिलिटी सन 2000 से तैयार हुई है। मुशर्रफ दौर में कुछ नहीं हो सका, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कुछ ना हुआ,
नवाज शरीफ की हुकूमत में कुछ ना हुआ, इमरान खान की हुकूमत में कुछ ना हुआ, PDM-1 में कुछ ना हुआ, PDM-2 में भी हम ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म से आप तक मुसद्दक़ा खबर पहुंचाने की मजाज है। उस खबर पर इम्प्लीमेंट हो या ना हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे नाज़रीन हमें कमेंट्स में ये शिकवा करते नहीं, आपने खबर दी थी तो प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं हुआ। तो जनाब, हमारे हाथ में कहाँ प्रोजेक्ट शुरू करना है, हम आप तक मुसद्दक़ा खबर पहुँचा देते हैं। आज की खबर पाकिस्तान की तमाम लीडिंग अखबारात में छपी हुई है, हमने उसका अक्स आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। आप इस खबर को खुद सर्च कर लें, आपको पता लग जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में मौजूद कॉल सेंटर्स ने पिछले माली साल के दौरान $328 मिलियन कमाए हैं और ये एक साल पहले की निस्बत 24% ज़्यादा है। एक साल पहले $263 मिलियन कमाए थे, यानी एक साल के अंदर $65 मिलियन हमारे उन नौजवान लड़के और लड़कियों ने कमाए हैं जो पाकिस्तान में बैठकर दुनिया भर में कॉल सेंटर के ज़रिए मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है। फ़िलिपाइन दुनिया में इसका सबसे बड़ा मुल्क है जिसने पिछले साल कोई $32 बिलियन सिर्फ कॉल सेंटर से कमाए हैं। 13 लाख से ज़्यादा फ़िलिपाइन के नौजवान कॉल सेंटर्स के अंदर ऑन जॉब हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस साल ये कोई 33 से 34 बिलियन कमाएंगे। यानी पिछले साल हमारी जो तमाम गुड्स की एक्सपोर्ट्स थी उसके मुकाबले में फ़िलिपाइन की सिर्फ कॉल सेंटर्स की एक्सपोर्ट्स बराबर थी। दुनिया देखिए कहाँ कहाँ से पैसे कमा रही है। और तो और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वही कुछ साल के $20 अरब कॉल सेंटर से कमा लेता है। कोई 11 लाख से 12 लाख नौजवान इंडिया के अंदर भी कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। अब ये कॉल सेंटर्स क्यों मशहूर होते हैं, क्यों मकबूल हैं? इसकी वजह यह है कि अगर कोई काम आप अमेरिका में कॉल सेंटर से रिलेटेड बरतानिया में करें तो बहुत महंगा पड़ता है। वही सर्विस आप पाकिस्तान में बैठे नौजवान को दें कि आपने ये काम करना है, तो किसी को कॉल करके कुछ सपोर्ट देनी है, कुछ हेल्पलाइन में हेल्प करनी है, तो 60 से 70% सस्ते पड़ते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, फ़िलिपाइन में वो नौजवान। हाँ, आपको अच्छी इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, उसके ज़रिए आप दूसरे तमाम सर्विसेज दे सकते हैं। अब पाकिस्तान में टोटल जो कॉल सेंटर्स की तादाद को 1500 के करीब बताई जाती है जो काबिल ज़िक्र हैं। उनमें से 1000 जो हैं वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं, 500 रजिस्टर्ड नहीं हैं। ये वो हैं जो काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा भी मैं कहता हूँ सैकड़ों होंगे। तो हमारी ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर हम कोशिश करें, ऐसे नौजवान लड़के लड़कियाँ जिनकी इंग्लिश अच्छी है, फ्लुएंसी अच्छी है, तो उनके ज़रिए हम कॉल सेंटर की सर्विसेज दुनिया में बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। याद रहे, फ़िलिपाइन आबादी के लिहाज से हमसे छोटा मुल्क है। अगर वो इतने पैसे कमा रहा है तो हमारे पास भी पोटेंशियल है, सिर्फ इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।